नमस्कार दोस्तों, जियोमॉर्फोलॉजी की श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपक्षय और अपर्दन के बारे में। मुख्य रूप से जो ये वीडियो है वो अपक्षय को लेकर के होगी। अपक्षय अपर्दन के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी श्रृंखला के अंतर्गत मैंने आपको बताया था अंतर्जात और बहिर्जात बलों के बारे में। तो बहिर्जात बलों के अंतर्गत हम देखते हैं अपक्षय और अपर्दन अर्थात अनाच्छादन की प्रक्रिया के अंतर्गत ये दोनों बल आते हैं, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे अपक्षय की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपर्दन की, जिसमें हम आगे चल करके देखेंगे अपर्दन के द्वारा कौन कौन सी आकृतियाँ निर्मित होती हैं और कौन कौन से हैं। इन सब के बारे में आपको अपर्दन से रिलेटेड वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपक्षय अपर्दन क्या होता है। अपक्षय का मतलब होता है किसी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटना, उसको क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। और उस टूटे हुए पदार्थ का एक स्थान से दूसरी जगह पर जाना, उनको क्या बोला जाता है, अपर्दन कहलाता है। मतलब कि किसी चट्टान का अपनी जगह पर ही टूटना फूटना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। और अपक्षय के बाद अपर्दन में जब हम देखेंगे तो उन टूटे फूटे जो भाग हैं उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना अपर्दन कहलाता है। और उन टूटे हुए भागों का आपस में भी टूटना भी अपर्दन कहलाता है। तो दोनों बातें याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे इन दो फिगर के लिए। तो देखिए अपक्षय और अपर्दन, वेदरिंग और इरोजन। अपक्षय का मतलब होता है, मान लीजिए जैसे ये कोई पर्वत है या कोई चट्टान है, इस चट्टान में क्या हो कि अपनी जगह पर जहाँ पर वो स्थित है वहीं पर क्या हो, क्रैक पड़ जाए, कोई हिस्सा टूट जाए या ऐसी कोई स्थिति बने। जैसे मान लीजिए ये कोई चट्टान है, इस पर बहुत से ऐसे कारक हो सकते हैं जिनकी वजह से टूट सकती है। रासायनिक कारक हो सकते हैं, ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, और भी बहुत सारे कारक हो सकते हैं जिनकी वजह से इस चट्टान में टूटना हो सकता है। तो जैसे कैसे टूटेगा, मान लीजिए यहाँ से कोई पार्ट टूट गया, इस जगह से कोई दरार आ गई, यहाँ से कुछ टूट गया, यहाँ कुछ टूट गया, तो ये लेकिन ये जो टूटे हुए हिस्से भी देखिए सब वहीं पर ही आपको दिख रहे हैं। तो ये अपने स्थान पर ही चट्टान का टूटना क्या कहलाता है, इसको हम कहेंगे अपक्षय। लेकिन इस टूटे हुए भाग का, जैसे मान लीजिए जैसे ये वाला हिस्सा पहले इस तरीके से था, डॉटेड लाइन मैंने बताया, अब टूट करके ये इस तरीके से आ गया है, ये हिस्सा टूट करके यहाँ कुछ खिसक के चला आया है। और देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है, जब पहले चट्टान थी वो कुछ इस तरीके से थी, लेकिन टूटने के बाद क्या हुआ कि चट्टान कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो और जो टूटे हुए भाग थे वो खिसक करके नीचे आ गए हैं, और नीचे आने के बाद में देखेंगे तो आगे चल करके इनका परिवहन भी हो जाएगा। तो ये अपर्दन की प्रक्रिया होती है, ये जिन टूटे हुए भागों का एक जगह से दूसरी जगह जाना और टूटे हुए भागों का भी आपस में टकरा करके और छोटा टूटना भी अपर्दन है। तो ये वाला जो आप देखेंगे तो ये हिस्सा ये कहलाएगा अपर्दन, अपने स्थान पर टूटना कहला रहा है अपक्षय। तो ये बेसिक अंतर है अपक्षय और अपर्दन के अंतर्गत। अब इन दोनों की क्रियाओं को मिला दिया जाए और अपक्षय अपर्दन को, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेनुडेशन या अनाच्छादन की प्रक्रिया। तो ये अनाच्छादन है जिसमें अपक्षय और वेदरिंग और इरोजन दोनों आते हैं। अब देखेंगे कि आखिर अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक क्या हैं, कि किन की वजह से अपक्षय ज़्यादा हो सकता है और किन की वजह से कम हो सकता है। उन सब कारकों की हम तुलना करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे स्थल के ढाल का स्वभाव कैसा है। मान लीजिए जैसे ये कोई पर्वत है, पर्वत का ये अगर जो यहाँ पर कुछ हिस्सा टूट करके अगर जो यहाँ पर ढाल अगर जो बहुत तीव्र ढाल है तो ये हिस्सा टूट करके तुरंत नीचे गिर जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर दूसरी चट्टान में क्रैक पड़ सकते हैं, तो जल्दी पड़ेंगे। बाकी अगर जो ये हिस्सा टूटा हुआ है और यहीं पर अगर जो चट्टान में ढलान ज़्यादा नहीं है, तो चट्टान में ढलान नहीं होने की वजह से क्या होगा कि ये हिस्सा वहीं पर टूटने के बाद भी वहीं पर रहेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि चट्टान जल्दी टूटेगी नहीं। अर्थात स्थल के ढाल का स्वभाव कैसा है, ज़्यादा ढाल वाला है या कम ढाल वाला है, इसकी वजह से भी जो है वो अपक्षय होता है। जलवायु में भिन्नता, जैसे मैंने बताया जलवायु में भिन्नता, अगर जो ठंडे प्रदेशों में देखें तो वहाँ पर क्या होती है, ठंडे प्रदेशों में जब देखेंगे तो वहाँ पर जो बारिश वगैरह होती है, मान लीजिए जैसे बर्फ़ वगैरह गिरती है, या रात में देखें तो पाला वगैरह पड़ता है, या इसको तुषार बोलते हैं, तो फ्रॉस्ट। तो वो क्या होता है, जम जाता है, जमने की वजह से फिर ढीला हो जाएगा, और जम जाएगा तो वो क्या होगा कि चट्टानों में बीच में दरार पड़ने लगेगी। उसके बाद में जो पानी बनेगा तो वो इस वजह से क्या होता है, चट्टानें क्या होती है, कमजोर हो जाती है। दूसरा रेगिस्तानी प्रदेशों में देखें तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ऊपर और नीचे होता है। इसकी वजह से भी क्या होता है कि वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो जलवायु है वो भी एक तरीके से कह सकते हैं जो अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। चट्टान का संगठन एवं संरचना, चट्टान कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि चट्टान का संगठन कैसा है, मजबूत चट्टान है, कमजोर है, या कहीं कि कहाँ पर स्थित है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो चट्टान का संगठन कैसा है, संरचना कैसी है, वो भी इस पर डिपेंड करता है। वनस्पतियों का प्रभाव भी हम देखेंगे, अगर जो ज़्यादा वनस्पतियाँ हैं तो वो चट्टानों को कह सकते हैं। इसमें दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। ये एक तरीके से नियंत्रित करने में देखें तो वनस्पतियों की जो जड़ें होती हैं वो चट्टानों को मजबूती से
कसे रहती हैं, लेकिन एक तरीके से जो कह सकते हैं जो वनस्पतियों की जड़ें होती हैं, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो चट्टानों की दराजों में घुस जाती हैं, तो दरार बना देती हैं और उससे चट्टान कमज़ोर भी हो जाती है। तो दोनों पक्ष हैं वनस्पतियों का प्रभाव, हालांकि इसमें देखेंगे तो ज़्यादा प्रभाव में वनस्पतियों की वजह से चट्टानों में अपरदन कम होता है, ये देखने को मिलेगा। अब जैसे हिमालय के क्षेत्र में देखें तो पेड़ों के कटाव की वजह से वहाँ पर ज़्यादा अपरदन देखने को मिलता है, अपक्षय अपरदन देखने को मिलता है। अब आइए देखते हैं ये हो गए अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक जो मैंने बताया आपको, स्थल के ढाल का स्वभाव, जलवायु की भिन्नता, चट्टान का संगठन एवं संरचना, वनस्पतियों का प्रभाव, ये सब है। लेकिन अब अगर हम डिवीजन करें कि आखिर अपक्षय कितने प्रकार का होता है, तो उसको जब डिवीजन करेंगे तो मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो कौन कौन से पार्ट हैं? एक है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय, तीसरा प्राणी वर्गीय अपक्षय, फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें मुख्य रूप से देखेंगे तो भौतिक या यांत्रिक अपक्षय में ये 4 पार्ट हैं, जल है, सूर्यतप है, वर्षा है, दाब है। इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं, तुषार या फ्रॉस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जिसे पाला कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से अब 4 पार्ट में, देखिए जल है, सूर्यतप, वर्षा, दाब, ये 4 पार्ट में हमने आपको बताया। अब इसमें देखें तो अब ये जो इन्हीं की वजह से क्या होता है कि अपक्षय आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा जैसे जल है, जल के द्वारा भी अपक्षय होगा, सूर्यतप के द्वारा होगा, वर्षा हो गई, वर्षा जल बात ही एक ही हो गई, या दाब कह लीजिए, इन सब की वजह से ऐसा होता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। ताप के कारण चट्टानों का विघटन पहला टॉपिक है। ताप के कारण चट्टानों में विघटन, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो चट्टानें फैलती हैं, जब टेम्परेचर घटेगा तो चट्टानें क्या होंगी, वो सिकुड़ेंगी। उनकी वजह से क्या होता है कि फैलने और सिकुड़ने में क्या स्थिति ऐसी बन जाती है कि चट्टानों में क्या होती है, दरारें वगैरह पड़ जाती हैं, खास करके उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। लेकिन इसके ऊपर कई सारे प्रयोग भी हुए हैं। प्रयोगों में देखा गया है कि चट्टानें कि गर्म करने पर चट्टानें फैल नहीं रही थी, ऐसा देखने को मिलता भी है। लेकिन अगर जो एक इस तरीके से अगर जो देखा जाए कि अगर जो चट्टानें बहुत कम समय में आप डेली उनको गर्म के ठंडा करें तो 2-4 दिनों में ऐसा हो जाएगा, या ऐसा नहीं होता। काफ़ी लंबे समय के बाद में क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया में देखने को मिलता है कि चट्टानें जो होती हैं वो टूटने फूटने लगती हैं, ताप की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। तो ताप के कारण खास करके मरुस्थलीय प्रदेशों में जब जहाँ पर होता है कि दिन का तापमान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, रात का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, तो तापमान में जो हमें तापांतर देखने को मिलता है, इस वजह से चट्टानों में हमें देखने को मिलेगा, उनमें अपक्षय में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है तुषार या पाला द्वारा चट्टानों का विघटन। तुषार कहिए, फ्रॉस्ट कहिए, पाला कहिए, एक ही बात है चट्टानों में। दरअसल जब मान लीजिए रात के टाइम पे या कहीं पे ऐसी जगहों पर जहाँ पे पाला वगैरह पड़ता है तो वहाँ पर चट्टानों पर क्या होता है, पाला जो होता है वो जम जाता है। जमने की वजह से क्या होता है कि आप जान रहे हैं कि जब कोई चीज़ जमती है तो बढ़सार की करेंगे या फ्रॉस्ट या पाला के, तो इसमें क्या होता है कि चट्टानों का विघटन होगा। ठंडे प्रदेशों में जब भी ऐसे, जब मान लीजिए जैसे कभी भी ठंडे प्रदेशों में जब पाला वगैरह पड़ता है तो बर्फ़, आप जान रहे हैं कि जब जैसे जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है वो होता क्या है कि वो बर्फ़ पड़ने पर क्या होता है, बर्फ़ फैलती है। इसकी वजह से क्या होता है, बर्फ़ फैलेगी, जब जम जाएगा तो फैलने की वजह से क्या होता है, चट्टानों में विघटन होना शुरू हो जाता है। तो जो चट्टानों में क्या होता है, विघटन का मतलब क्या, चट्टानें फैलती हैं, चट्टानें फैलने की वजह से वो कमज़ोर हो जाती हैं, कमज़ोर होने की वजह से क्या होता है, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि अपक्षय की प्रक्रिया वहाँ पर हो देखने को मिलती है। खास करके परतदार शैलें, इससे सबसे ज़्यादा जो परतदार शैल होती है, मतलब कि चट्टानें होती हैं, उनमें ऐसा देखने को ज़्यादा मिलता है। सेडिमेंट्री रॉक में ऐसा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, परतदार चट्टानों में। आइए नेक्स्ट देखेंगे, जो वायु तथा ताप द्वारा अपदलन की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो वायु तथा ताप द्वारा अपदलन या एक्सफोलिएशन बोलते हैं, एक्सफोलिएशन या अपदलन क्या होता है इसको हम देखेंगे। अपदलन का मतलब होता है परतों का उखड़ना, मतलब कि अगर जो चट्टान पर अगर जो ज़्यादा ताप की वजह से या हवा चलने की वजह से ऐसा होता है कि ताप जब ज़्यादा बढ़ता है घटता है तो चट्टानों की ऊपरी परत क्या होती है, वो निकलने लग जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप प्याज को ले लीजिए। प्याज क्या होता है कि एक परत के रूप में क्या होता है, वो आप निकालेंगे तो प्याज पूरी परत के रूप में निकलने लगता है। उसी तरीके चट्टानों की एक परत कमज़ोर होगी, फिर वो निकलने लगेगी। पपड़ी नुमा क्या होती है, वो एक परत निकल जाती है, फिर दूसरी परत निकलती है। इसी तरीके से क्या होता है, चट्टान धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है अपदलन, मतलब परतों का उखड़ना। और ये खास करके ये आपको देखने को मिलेगा। आपको जैसे मान लीजिए पुरानी चट्टानों में ज़्यादा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर भारत में आप देखेंगे तो आपको कांके गुम्बद है जो रांची में स्थित है, वो इसी का उदाहरण है। और जो ये अपदलन की प्रक्रिया होती है इसको अनियन वेदरिंग भी बोलते हैं, मतलब प्याज जैसे होता है ना अनियन वेदरिंग, उसी तरीके से अनियन मतलब प्याज। तो प्याज की तरह जो मैंने बताया ना कि वो प्याज की तरह ही ये वो परतें उखड़ने लगती हैं, इसको अनियन वेदरिंग भी बोलते हैं। अब ताप द्वारा अपरदन, दाब द्वारा अपरदन, इस दाब के द्वारा अपरदन कैसे होगा, लंबवत होता है। मान लीजिए जैसे ये कोई चट्टान है,
ये कोई चट्टान है और इसके नीचे और कोई चट्टानें होंगी, और कोई चट्टानें होंगी। मान लीजिए 2 चट्टानें मैंने बताई आपको कि ये 2 चट्टानें हैं। अब इन 2 चट्टानों में जब हम देखेंगे तो मान लीजिए ऊपर की जो चट्टान थी इसका अपर्दन हो गया, और अब अपर्दन हो गया और अपक्षय सब हो गया इसका। ये चट्टान क्या हुई, यहाँ से टूट करके काफ़ी छोटी हो गई, ये क्या हो गई, छोटी हो गई। अब इसमें कंडीशन में क्या होगा कि पहले तो ये चट्टान जो थी वो ऊपर वाली, वो उसी की वजह से ये नीचे वाली चट्टान उसका भार संभाले हुई थी और एक संतुलन की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन आगे चल करके ऐसी स्थिति बनी कि ऊपर वाली चट्टान जो थी वो उसका अपक्षय अपर्दन हो गया, तो ऊपर की चट्टान जब टूट करके अलग हो जाएगी तो उसके टूटने की वजह से क्या होगा कि नीचे वाली चट्टान जो है वो असंतुलन की स्थिति में आ जाएगी, उसके ऊपर जो दाब था वो कम हो जाएगा, और दाब कम होने की वजह से क्या होगा, इस चट्टान में आपको ऊर्ध्वाधर रूप से आपको यहाँ पर एक अपक्षय की तरीके से कह सकते हैं, यहाँ पर आपको एक दरार जैसी दिखने लगती है। इसको बोलते हैं लंबवत अपर्दन या चादरी विभाजन या सीटिंग बोलते हैं। तो सीटिंग कहें या दाब द्वारा अपर्दन, इसी के लंबवत होता है, याद रखिएगा मुख्य रूप से ये क्या होता है, लंबवत होता है। इसको क्या बोला जाता है, सीटिंग बोलते हैं। चादरी विभाजन मतलब कि एक लंबवत रूप से एक चादर की तरीके से 2 पार्ट में टूट जाता है, इसको लंबवत विभाजन भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, या चादरी विभाजन। मुख्य रूप से इसमें एक चट्टान, जब ऊपर वाली चट्टान जो होती है वो अपर्दन या अपक्षय अपर्दन द्वारा अलग हो जाए, टूट करके अलग हो जाए, तो नीचे वाली चट्टान पर दाब कम होने की वजह से उसमें लंबवत क्या होता है, एक यहाँ पर देखने को मिलेगा लंबवत विभाजन हो जाता है चट्टान का, इसको बोलते हैं। अब आइए देखते हैं रासायनिक का अपक्षय में देखेंगे तो केमिकल वेदरिंग, हालांकि इसमें बहुत सारे आप अगर जो पढ़ने जाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारी केमिस्ट्री की तरह रिएक्शन देखने को मिलेंगी, लेकिन वो सब परीक्षा की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, और मैं ज़्यादा इसमें आपको बताऊंगा भी नहीं। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं का जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीकरण की, ऑक्सीडेशन की। तो इसमें जब देखेंगे तो जैसे ऑक्सीडेशन जब किसी चट्टान में होता है तो उसको हम देखेंगे, तो जब मान लीजिए वायु में जब उपस्थित ऑक्सीजन होती है वो जब जल में मिल जाती है, मतलब जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जब जल में मिलती है तो जल में मिली O2 की क्रिया चट्टानों के खनिजों से होने लगती है, और उन चट्टानों के खनिजों से होने की वजह से क्या होता है, चट्टानों के ऑक्साइड बनने लग जाते हैं, मतलब जो खनिज है उनके ऑक्साइड बनने लगते हैं और चट्टान जो होती है भारी होती है। ये भी एक तरीके से रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत ही आएगा। अब इसमें क्या होगा, जंग जैसे नहीं लगता वही हो जाता है। ये खास करके जिसमें लोहा की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है उसमें आपको अपक्षय ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब ऑक्सीकरण उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। वैसे भी जानना है कि जब जैसे लोहा होता है, जंग लगे लोहे का वजन जो होता है वो नॉर्मल लोहे से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो लोहा जो है, जिसमें लोहे की मात्रा जिन चट्टानों में ज़्यादा होगी उनमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया उसमें ज़्यादा होगी, और उसी तरीके से क्या होता है कि धीरे धीरे चट्टान जो होती है वो टूटने भी लगती है। नेक्स्ट है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए CO2 जो है वो जल के साथ जब क्रिया करती है तो कार्बोनेट बनते हैं, और जो कार्बोनेट जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। मतलब CO2 जो है वो जल के साथ क्रिया करेगी तो कार्बोनेट बनेंगे, कार्बोनेट जो बनेंगे वो जल में घुलनशील होंगे, और जो जल में घुलनशील होंगे तो चट्टानों में जब वो घुलनशील हैं तो जब चट्टानों से वो क्रिया करेंगे तो उनको उसी में घुला देंगे, तो उससे क्या होगा, चट्टानों से अलग हो जाते हैं, इनको घुलन या सोल्यूशन कहते हैं। तो ये भी है, इसको बोलेंगे कार्बोनेशन की प्रक्रिया होती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाइड्रेशन या जलयोजन की प्रक्रिया। ये क्या है, इसमें क्या होता है कि जो जल का जो हाइड्रोजन है वो चट्टानों में हाइड्रेशन की क्रिया होती है, जिसमें देखें जब जैसे मान लीजिए जल है, जल में उपस्थित जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, चट्टानों से क्रिया करेगा, और चट्टानों से क्रिया करेगा उसमें एक तरीके से कह सकते हैं उस क्रिया को हाइड्रेशन बोलते हैं। तो चट्टानों की क्रिया करता है तो चट्टानें जो होती है वो जल सोख लेती है, एक तरीके से कह सकते हैं जल का जो मतलब कि चट्टानों द्वारा जल का ग्रहण करना ही हाइड्रेशन है, या इसको हम जलयोजन कहते हैं। जो चट्टानें होती है वो जल को सोख लेती हैं, वही हाइड्रेशन है। तो ये H2O का जल का जो हाइड्रोजन है वो चट्टानों में हाइड्रोजन जो है उसको हाइड्रेशन की प्रक्रिया कहते हैं, उससे जुड़ जाता है। तो चट्टानों में हाइड्रेशन की क्रिया होती है, चट्टानें जल सोखती हैं। जब चट्टानों में जल सोखने लगेंगी तो चट्टानों के आयतन में वृद्धि हो जाएगी, और चट्टानों के आयतन में वृद्धि हो जाएगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चट्टानों के आयतन में दोगुनी वृद्धि देखने को मिलती है। जब चट्टानों के आयतन में दोगुनी वृद्धि हो जाएगी, दोगुनी या मतलब जितनी भी वृद्धि होगी, वृद्धि होने की वजह से क्या होगा कि तनाव बढ़ेगा, और उस वजह से चट्टानें फैल करके टूटने लग जाती हैं। तो चट्टानें क्या होती हैं, फैल करके टूटने लग जाती हैं, मतलब कि जल योजन की प्रक्रिया में भी चट्टानें टूट करके अलग हो जाती हैं। खास करके ये प्रक्रिया जो हमें देखने को मिलेगी वो आग्नेय चट्टानों में सर्वाधिक देखने को मिलती है। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनमें यह प्रक्रिया ज़्यादा देखने को मिलती है। आग्नेय चट्टानों में जल योजन की प्रक्रिया ज़्यादा देखने को मिलेगी, आग्नेय चट्टानों में सर्वाधिक होगी। इसी से चट्टानें टूट करके फिर आगे चल करके यही चट्टानें जो है वो आपको अवसादी चट्टानें, परतदार चट्टानें सब आपको देखने को मिलेगी। जब मैं आपको बताया था चट्टानों के वीडियो में कि कैसे चट्टानें टूट करके दूसरे में बन जाती हैं, उनको मैंने बताया था।
आग्नेय चट्टानों में सर्वाधिक। अब इसमें सिलिका का पृथक्करण कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा। सिलिका का पृथक्करण मतलब कि सिलिका जब हम देखेंगे तो मुख्य रूप से चट्टानों में 2 रूप में देखने को मिलता है। सिलिका मतलब बालू जैसा होता है ना, तो इसको क्वार्ट्ज के रूप में या सिलिकेट के रूप में। क्वार्ट्ज जो होता है वो जल्दी जल में नहीं घुलता है, लेकिन जो सिलिकेट होता है वो आसानी से जल में घुलता है। और इसीलिए देखेंगे कि जहाँ पर जो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेनाइट ले लीजिए। ग्रेनाइट में आपको जो है वो सिलिकेट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ पर सिलिकेट उसमें होता है तो वो चट्टानें जो वहाँ पर आसपास में जो नदियाँ बहती हैं उनमें जो बालू जैसे आप सिलिका देखते हैं ना, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। सिलिकेट जो है आसानी से वो चट्टानों से निकल के अलग हो जाता है, और जब वो निकलेगा तो सीधी बात है, जब चट्टानों से निकलेगा तो फिर वही प्रक्रिया होगी, अपक्षय अपरदन की प्रक्रिया वहाँ पर भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है प्राणी वर्गीय अपक्षय या बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसके अंतर्गत 2 मुख्य रूप से हैं, एक तो प्राणी के द्वारा मतलब मनुष्य के द्वारा या अन्य जीव जंतुओं के द्वारा, नेक्स्ट है वनस्पतियों के द्वारा। तो जैसे मान लीजिए इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम जीव जंतुओं के द्वारा देखते हैं। जीव जंतुओं के द्वारा हमें देखने को मिलेगा कि बहुत से जो जीव जंतु होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कीड़े मकोड़े ले लीजिए, वो अपना ज़मीन के अंदर ही क्या करते हैं, वो छेद वगैरह करना, चट्टानों के बीच में चले जाना, इस तरीके से करते हैं। इसमें क्या होता है, चट्टानों में अपक्षय की प्रक्रिया देखने को मिलती। और भी देखेंगे बहुत से जानवर आपको दिखेंगे जो चट्टानों की गुफाओं को खोद करके उसमें रहते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में बहुत से ऐसे जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे जो उसमें रहते हैं, खोद करके चट्टानों को तोड़ मरोड़ करके उसमें रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमें देखने को मिलता है कि अपक्षय अपरदन की प्रक्रिया होती है। मानव के द्वारा होता है, वो आप जानते हैं, डायनामाइट का प्रयोग, सड़क निर्माण और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि अपक्षय की प्रक्रिया देखने को मिलती है। वनस्पतियों के द्वारा मैंने आपको 2 तरीके से भी बताया था कि वनस्पतियों के तरीके से अपक्षय एक तो रुक भी जाता है और एक ज़्यादा बढ़ भी जाता है। रुकने के पर्पस से देखेंगे तो जड़ें चट्टानों को रोकती हैं। दूसरा है कि चट्टानों जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं वो चट्टानों के अंदर चली जाती हैं। चट्टानों के अंदर जाने की वजह से क्या होता है, चट्टानों को कमज़ोर कर देती हैं, तो चट्टानें वहीं से टूटने भी लग जाती हैं। तो ये वनस्पतियों के द्वारा अपक्षय, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसमें और भी कई तरीके के हो सकते हैं कि उन पेड़ पौधों की जड़ों के सहारे बहुत सारे जो जीव जंतु हैं छोटे छोटे जो हैं वो भी उन चट्टानों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और इस वजह से ऐसी क्रिया देखने को मिलती है। तो अपक्षय अपरदन की प्रक्रिया में देखने को मिलती है। ये था मुख्य रूप से अपक्षय के ऊपर वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। लगभग सभी चीज़ें मैंने बता दी। अपक्षय क्या होता है, अपरदन नेक्स्ट वीडियो में, हालांकि इसमें मैंने बता दिया अपरदन क्या होता है, लेकिन अभी आगे चल करके अपरदन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आएंगे। इसमें जैसे अपरदन से रिलेटेड डेविस का अपरदन चक्र सिद्धांत हो, पेंग का सिद्धांत हो, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो लेकिन आगे चल करके जैसा आएगा तो उसको हम बताएंगे आगे चल करके फिर आपको। तो वो अपक्षय अपरदन की प्रक्रिया चलेगी, डेविस का अपना सिद्धांत आएगा, फिर पेंग का सिद्धांत आएगा, उनके बारे में बताएंगे। और अपरदन से रिलेटेड जो बहुत सारी आकृतियाँ बनती हैं, चाहे वो एग्जाम्पल के तौर पर आप पवन के द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा या हिमानी मतलब ग्लेशियर के द्वारा या भूमिगत जल के द्वारा या नदियों के द्वारा या सागरी जल के द्वारा, बहुत सारे तरीक़ों से क्या होता है कि इस तरीके से अपक्षय मतलब अपरदन के तरीके से आकृतियाँ बनती हैं। इसमें 2 तरीके की मिलेंगी। जो अपरदन एक जगह जमा हो जाएंगे तो उनको निक्षेप बोलेंगे, तो निक्षेप जनित आकृतियाँ देखेंगे अपरदन के द्वारा। मान लीजिए जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया कि ये कोई चट्टान है, इसका अपरदन हो गया तो चट्टान जो है कुछ इस तरीके से दिखने लगी। लेकिन जो अपरदन इसका हो गया, चट्टान इस तरीके से दिखने लगी, और ये जो चट्टान आपको दिख रही ये कोई आकृति बनेगी। लेकिन जो यहाँ से जो टूटा हुआ हिस्सा है कहीं जमा हो जाएगा तो वहाँ पर कुछ दूसरे तरीके की आकृति दिखेगी। बस यही आकृतियाँ हमें आगे चल करके वीडियोज में पढ़नी है कि अपक्षय अपरदन के परिणाम स्वरूप कौन कौन सी आकृतियाँ हमें देखने को मिलेंगी। मुख्य रूप से नदी के जल के कार्य, भूमिगत जल के कार्य, ये सब हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।